उन्होंने भी कहीं से सुना है। स्टैंडर्ड क्या होता है, कितने बाई कितने का रूम लेना चाहिए, कितने साइज की विंडो होनी चाहिए। एक होता है स्टैंडर्ड, एक आइडिया कि बेडरूम आप इतने बाई इतने का और इतने बाई इतने का डोर होता है, कंपल्सरी नहीं कि यही होगा। बट बिल्डिंग बाय लॉ PWD की बुक अगर आप उठा के देखेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया है कि आप अपने क्लाइंट को इतने इतने एरियाज पे डिजाइन करके दे सकते। वो होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड, उसके बेसिस पे डिजाइन करना। वही चीज यहाँ पर कही गई है बिल्कुल क्लियर वर्ड में। बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। किसने बोला? बिल्डिंग बाय लॉ स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू different types of room have specific size requirements promoting comfortable and living conditions। कौन बोला ये? बिल्डिंग बाय गवर्नमेंट की रूल, PWD की जो रूल्स बुक है उसमें देखो उठा के, वो बोला जिसके बिना काम नहीं होता है, जिसके बेसिस पे आर्किटेक्ट काम करता है, वो लॉ है ये। हाइट ऑफ बिल्डिंग बहुत सुनते हैं हम, बेटा कितनी होती है? 10 फीट सर। किसने बोला? सर स्टैंडर्ड है। बेटा कितनी हाइट होनी चाहिए? 11 फीट सर। कौन बोला? सर चल ही रहा है आजकल, यही होता है ना। ठीक से होता क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। सोचिए आप कि हाइट कहां से आई, क्यों डिसाइड करी जाती है। अब आप समझिए बिल्कुल कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन करने के लिए अर्बन एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। लेकिन नैरो स्ट्रीट्स हैव लोअर हाइट, इसीलिए कहीं पे 10 फीट, कहीं पे 11 फीट, कहीं पे 12 फीट करी जाती है। उसके पीछे ये रीजन है। जब तक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तक बेकार है। हवा में तीर चलाना वो परफेक्ट चीज नहीं कहलाती, जिसमें आप हमेशा डाउट में रहें कि ये आखिर आई चीज कहां से। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, बिल्डिंग कोड मतलब IS कोड। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में काम करते हैं। ISO बाहर कंट्री में क्या होता है? ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। बिल्डिंग कोड्स mandate the provisions of window and ventilator to ensure sufficient room lighting and ventilation। बिल्डिंग कोड में दिया गया है प्रोविजंस ऑफ विंडोज के लिए है, वेंटिलेटर्स के लिए है कि एक सफिशिएंट रूम लाइटिंग वेंटिलेशन होना चाहिए आपके में। द मिनिमम ओपनिंग एरियाज आर स्टिपुलेट फॉर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। हर एक कंडीशंस अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस के बेसिस पे। वाटर सप्लाई होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल डिजाइन होना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है? हम भी प्लानिंग कर रहे हैं, हम आर्किटेक्चर भी हैं, हम इंटीरियर भी हैं, हम स्ट्रक्चर भी हैं, सब कुछ हम ही हैं। सारी डिग्री हमने ले ली। बताओ कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं आपकी बात पे कह रहा था कि मतलब एक ही बंदा सभी चीज पकड़ लेता है। बिल्कुल। और अगर हम एक बंदा इन सब चीजों को नहीं पकड़ेगा तो वो मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, आप अगर ये सोचें कि आप सिर्फ एक इंटीरियर डिजाइनर हैं तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। वो एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जो मल्टीटास्किंग होगा, वो सारे काम सारे करा ले। पहले वो आपके पास डिजाइन कराएगा इंटीरियर, फिर वो जाएगा आर्किटेक्ट के पास आर्किटेक्चर, फिर वो जाएगा स्ट्रक्चर के पास स्ट्रक्चर। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2-2 लाख रुपए हर जगह खर्च करे। इसीलिए वो ऐसे बंदे को पकड़ता है जो लो कॉस्ट में परफेक्ट डिजाइन करके दे।
जो डिजाइन करके थे, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग अगर आप नहीं है तो बेकार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी प्लानिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंक्लूड, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम डिजाइनिंग करते हैं। ये मैं चीजें क्या पढ़ रहा हूँ, सोचो प्लानिंग से पहले की ये चीजें हैं। अभी हमने प्लानिंग स्टार्ट नहीं करी है कि प्लानिंग में क्या क्या चीजें हमें नोटिस करनी है। एरिया एंड यूज, क्या एरिया कैसे यूज कर रहे हो उसको, बिल्डिंग हाइट क्या दे रहे हो, कितना कवरेज है आपकी बिल्डिंग का, एफएसआई कितना फॉलो कर रहे हो अपने सिटी के अकॉर्डिंग, सेटबैक एंड प्रोजेक्शन आपके हैं या नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है। ये क्या है, ये एस्पेक्ट्स हैं बिल्डिंग बाय लॉज के जो कवर करने हैं। किसमें, यहाँ पे अब दिमाग को थोड़ा सा आप चलाइए। क्यों छोड़ते हैं रेयर सेटबैक, क्यों छोड़ते हैं हम वेंटिलेटर, क्यों छोड़ते हैं हम यहाँ पर सामने वरांडा, क्यों होता है हमारे पास पार्किंग स्पेस, क्यों होती है बड़ी विंडो। अब दिमाग आपका चलेगा, ओके, इसलिए आर्किटेक्चर ड्राइंग में ये सब चीजें दी जाती हैं। अब आप उस लेवल को धीरे धीरे टच करोगे, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आज तक पता नहीं था कि बड़ी विंडो क्यों दी जाती है, ये रीजन है। पार्किंग स्पेस क्यों दिया जाता था, फ्रंट एरिया क्यों छोड़ते थे, रेयर सेटबैक क्यों छोड़ते थे, उसके पीछे के रीजन ये है। सेटबैक एंड प्रोजेक्शन होने चाहिए, फायर प्रोविजंस होने चाहिए, बेसमेंट फैसिलिटी अगर दे रहे हो तो आप मेंशन करो, ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस, हर फैसिलिटी होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, एलिवेटर्स, ये हर एक चीज के लिए, रेजिडेंशियल बना रहा है उसके लिए, कमर्शियल बना रहा है उसके लिए, हर एक पार्ट को इसमें ऐड कर दिया होगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके में ऐड होने चाहिए, ये रूल है। अब उसने क्या कहा, बिल्डिंग बाय लॉ ने, उसने कहा कि आप हमारे लॉ को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप हमको नहीं मानोगे तो आपकी ड्राइंग पास नहीं होगी। बैंक से लोन कराओगे, रिजेक्ट कर दिया जाए। तो क्या क्या उन्होंने बोला है ये भी समझ लो। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ड्राइंग्स या लिविंग रूम, कौन कौन से। पहला उन्होंने क्या बोला है, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। ड्राइंग बनाते हम लोग चले आ रहे हैं, सभी लोग ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन किसी को यही नहीं पता है कि सेंटर में क्यों रखते हैं। बस इतना पता है डाइनिंग पास में होती है, ये पास में होता है, वो पास में होता है। लेकिन आज क्लियर हो कि ये बिल्डिंग बाय लॉ से क्लियर है, मतलब ये लो है। बिल्कुल जो आपने अब मेंशन करा था ना कि बंदे हवा में तीर मारते हैं, सर अब रियलाइज हो रहा है कि वाकई बंदे हवा में तीर मारते हैं। 99% हवा में तीर मारते हैं। जी सर, मैं एग्री विद, फैक्ट है। मैं हमेशा उसी नॉलेज पे बिलीव करता हूँ जो फैक्ट पे होती है, उस पे नहीं करता हूँ जो कहता है कि हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होता है। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला, अगर आपका ड्राइंग रूम नॉट कनेक्टेड, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये दिक्कत होगी। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या चीजें बोली हैं। फैक्ट नंबर 1, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, होना चाहिए, एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस। क्यों? इट शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम इसी की बेसिस पे डिजाइनिंग करते हैं और एक आर्किटेक्ट इसी की बेसिस पे डिजाइन को बनाता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग रूम हम ले सकते हैं 14 to 16 फीट से लेके 18 to 24 फीट तक, इतने बाई इतने के अंदर से लेके यहां तक फॉलो कर सकते हैं। क्या इसके बारे में, साइज के बारे में पहले कभी पढ़ा था क्या ये साइज? सर मैं कहना चाहता हूँ कुछ। सर मैंने इनके जो पिलर जो होते हैं सर, इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि इनमें कितना गैप होना चाहिए, मतलब एक रूम में कितना गैप होना चाहिए, 12 by 12, 14 by 14। वो हम लास्ट जो वो हम डिस्कस करेंगे, वो छोड़ दो।
ओके सर, ओके, थैंक वो गलत नहीं, यू। कंटिन्यू सर। वो स्ट्रक्चर में चले, वो आप चले गए स्ट्रक्चर में। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि प्लानिंग को तो इतने बाय इतने के साइज को फॉलो कर सकते हैं। बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं, बेडरूम कहाँ होना चाहिए? कोई कहता है कि पीछे डाल दो हमारे प्लान के, कोई कहता है सेंटर में रख दो, कोई कहता है फ्रंट में रख दो कनेक्टेड विद द विंडो या कनेक्टेड विद द फ्रंट लॉन, बस। बट क्या है फैक्ट? बेडरूम शुड बी so located that they are well ventilated and the same time provided privacy। इसलिए बेडरूम को कहाँ दिया जाता है, मुझे बताओ। प्राइवेसी, प्राइवेसी के बेसिस पे, ठीक है। So generally they should be located on the side of the building so that at least one wall exposed for good ventilations and lighting। प्राइवेसी के बेसिस पे छोड़ा जाता है। आज एक पॉइंट और भी समझ में आया। स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेडरूम वी कैन फॉलो फ्रॉम 10 फीट टू 12 फीट टू 14 टू 16 फीट के अराउंड। इतना आप उसके अंदर फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। इस कंडीशंस के अंदर गेस्ट रूम कहाँ होना चाहिए? गेस्ट रूम शुड बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो रूल कह रहे हैं। एंड इट शुड बी लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द बिल्डिंग, जनरली बाय द साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ द गेस्ट रूम वी कैन फॉलो फ्रॉम 10 फीट टू 12 फीट। वरांडा द बेस्ट लोकेशन फॉर साउथ एंड वेस्ट, अगर उसके पास है तो इन्होंने मेंशन कर दिया, उसके पता कर दिया है तो। इफ द फ्रंटेज ऑफ द बिल्डिंग इज ईस्टर्न दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट। ऑल्सो वरांडा हैव विड्थ 18 बाई इतने बाई इतने का हम दे सकते हैं अगर आप उससे अटैच करके दे रहे हो तो। कंडीशन बिल्कुल क्लियर बोल दी मैंने। ऑफिस रूम दे रहे हो, पता होना चाहिए ऑफिस रूम शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द फ्रंट वरांडा, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर रूम। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स एन ऑफिस रूम सो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द रूम इतने बाय इतने का फॉलो कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बनाया है, ये गवर्नमेंट की बुक में क्लियर मेंशन है। जो कौन पढ़ता है, जो वही पढ़ता है जो एक आर्किटेक्चर होता है, जो एक आर्किटेक्ट होता है। वरना इस बुक को पढ़ना इतना इजी पार्ट नहीं है, उसमें इतने फैक्ट्स हैं, इतने हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, वरना मैं अगर आपको इस बुक को पढ़ाऊंगा तो शायद ही आप महीना भर आपको इस बुक को पढ़ाने में लगा दूंगा। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितने फैक्ट हैं। चैप्टर नंबर 4 4.6 हर एक चैप्टर को उन्होंने लॉ में कन्वर्ट करा है। अब आप सोच लीजिए कि प्लानिंग इज नॉट ए इजी टास्क, कितना डिफिकल्ट टास्क होता होगा कि इतने लॉ पे काम करता है। कभी सोचा होगा? डाइनिंग रूम should be provided in rear of the drawing या लिविंग रूम एंड नियर द किचन। साइज हम लोग लेके चल सकते हैं 12 to 14 एंड 40 to 16। किचन के लिए भी इन्होंने बोल दिया है कहाँ पर देना है। किचन शुड बी प्रोवाइडेड इन रेयर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, बट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज द बेस्ट। एंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ द किचन रूम वी कैन फॉलो 8 feet to 13 एंड 10 to 12 feet। सेम स्टोर रूम के लिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि स्टोर रूम शुड बी लोकेटेड नियर द किचन एंड शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स। आप साइज लेके चल सकते हो 8 से 8 और 10 से 10। हर कंडीशन इन्होंने एक्सप्लेन कर दी अलग अलग, और यहाँ पर हर एक साइजेस को मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है ताकि आप इजीली अपनी ड्राइंग पे काम कर सकें। स्टैंडर्ड साइज हर एक चीज के हो गए। यहाँ तक कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि